गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के अंदर जो हमारा लेसन नंबर 4 था, वो द टेल ऑफ बिश्नोईज रिटन बाय माधव धनंजय गौडगिल, यानी माधव धनंजय गौडगिल के द्वारा लिखा हुआ जो हमारा लेसन नंबर 4 है द टेल ऑफ बिश्नोईज, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप सभी को पता है कि किस पर है। जो बिश्नोई है उनकी जो कहानी है उनसे जुड़ी हुई बातें इसके अंदर माधव धनंजय गौडगिल के द्वारा हमें बताई हुई है, और जिन बातों का हमें नहीं पता आज हम उन बातों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। कंप्लीट लेसन जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए, वीडियो लंबी हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड करने में असमर्थ हो। तो हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ही इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो है इसका इतिहास। देखो, हमने सबसे पहले लिखा हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम बात करें इतिहास, यदि हम बात करते हैं बिश्नोइयों का इतिहास, उससे पहले हमें चर्चा करनी पड़ेगी किसकी, मारवाड़ की। जो मारवाड़ है और जो भील्स है, यानी कि भील्स और मारवाड़ के ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय, जिस समय बहुत पहले लगभग 3000 वर्ष पूर्व की ये जो घटना है, उसमें हमें बताया गया है कि जो भील जनजाति थी, भील जनजाति जो थी वो क्या करती थी, वो मारवाड़ की जो है क्या थी, एक वास्तविक जनजाति थी। यानी कि उस समय मारवाड़ पर जिसका कब्जा था या जो लोग वहाँ पर रहते थे, वो लोग प्राय कौन होते थे, भील होते थे। तो भील वहाँ के मारवाड़ के जो है ओरिजिनल निवासी जो है वो बताए गए हैं। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछता है कि मारवाड़ के ओरिजिनल ट्राइबल्स कौन थे, यानी वास्तविक निवासी कौन थे। तो मारवाड़ के वास्तविक निवासी कौन थे, भील थे। सेकंड बात करते हैं, उस समय जिस समय मारवाड़ पर भील जनजाति जो है वो निवास करती थी, तो उस समय मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या है, लगभग पेड़ पौधों से क्या था, एक संपन्न क्षेत्र था, जहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं हजारों की संख्या के अंदर खेजड़ी के पेड़ और अन्य वृक्ष जो है वहाँ पर क्या थे, विद्यमान थे। यानी कि 3000 वर्ष पूर्व जब जो मारवाड़ है वहाँ पे जो भील जनजाति रहती थी, तो उस समय जो है हम बात करते हैं वहाँ का क्षेत्र जो था वो क्या था, वृक्षों से संपन्न था, और वहाँ पर लगभग हजारों की संख्या के अंदर किसके वृक्ष थे, खेजड़ी के वृक्ष थे, और अन्य वृक्षों की संख्या भी बहुत अधिक थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वही क्षेत्र के अंदर जब वो क्षेत्र क्या था, किससे था, वृक्षों से भरा हुआ था, तो उसी समय वहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु जो है वो क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, तो अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु क्या करते थे, निवास करते थे। जैसे एंटीलोप्स, एंटीलोप्स का मतलब क्या हो गया, एंटीलोप्स हिरण को बोल दिया, ब्लैक बक काला हिरण हो गया, चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गई, और भी बहुत से जो हैं हजारों की संख्या के अंदर जंगली जीव जंतु भी वहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। तो तभी अचानक क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भीलों पर क्या कर दिया, उन्होंने भीलों पर आक्रमण कर दिया। और भीलों पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो भीलों ने उनका क्या किया, उन आक्रमणों का विरोध किया, परंतु वे उनका वहाँ सही तरीके से कह सकते हैं मुकाबला नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको क्या कर दिया, खदेड़ दिया, क्योंकि उनके पास उस समय क्या थे, उनके बनाए हुए औजार थे।
और मारवाड़ में उस समय जिस समय हमलावरों ने आक्रमण किया था तो उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत अधिक समस्याओं का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। और इस अटैक के कारण, इस हमले के कारण वहाँ की जो वनस्पति थी, वहाँ के जो जीव जंतु थे, उनको भी अत्यधिक क्या पहुँचा, नुकसान पहुँचा। तभी क्या हुआ, 13वीं शताब्दी के अंदर जो कन्नौज के राठौड़ थे, उन्होंने अंत में भीलों को क्या कर दिया, उन्होंने अंत में भीलों को पराजित कर दिया। और भीलों को पराजित करने के बाद मारवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में वे पहचाने जाने लगे। अब उस समय एक नया राजवंश जो था वो क्या था, मारवाड़ पर क्या कर रहा था, अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। और वो जो राजवंश था उसका नाम क्या था, राजपूत राजवंश। यानी कि राजपूत राजवंश ने क्या किया, भीलों को हराने के पश्चात संपूर्ण मारवाड़ पर क्या कर लिया, अपना एकाधिकार कर लिया। अब ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो तभी क्या होता है, उस समय 1451 ईस्वी के अंदर एक क्या होता है, 1451 ईस्वी के अंदर पीपासर गांव के अंदर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है जाम्बाजी। जिसका नाम क्या होता है, जाम्बाजी। 1451 के अंदर पीपासर गांव के अंदर जाम्बाजी नाम के एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि ठाकुर लोहट सिंह और हंसा देवी के क्या थे, पुत्र थे। ठाकुर लोहट सिंह और हंसा देवी के वो क्या थे, पुत्र थे। तो जब हम बात करते हैं इन्होंने अपने जो बचपन जो है इन्होंने कहाँ बिताया था, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपना बचपन बिताया था। तो मारवाड़ क्षेत्र में बचपन बिताने के कारण ये वहाँ के जंगली जीव जंतुओं से, वहाँ के पेड़ पौधों से क्या करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गांव के अंदर अकाल पड़ गया। जब माँ जाम्बाजी की आयु 25 वर्ष की थी तो गांव के अंदर भीषण अकाल पड़ गया। सारी जो पेड़ पौधे थे, सारी जो वनस्पति थी वो क्या हो गई, सूख गई। लोगों के पास घरों के अंदर जो भी अनाज था, उस अनाज के सहारे उन्होंने कुछ समय तक तो अपना जीवन यापन किया। बाद में उनको उस सूखे का सामना करना पड़ा। पेड़ पौधे जो थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। धीरे धीरे जंगली जीव जंतु जो थे वो भी क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। और लगातार मारवाड़ पर ये जो अकाल है कंटिन्यू कितने वर्ष कर रहा था, कंटिन्यू 8 वर्ष तक, यानी 8 साल तक उस समय जो था क्या पड़ा था, अकाल पड़ा। अब अंत में क्या हुआ, लोगों ने अपनी सभी आशाएं क्या कर दी, लोगों की सभी आशाएं क्या हो गई, उन्होंने अपनी सभी आशाओं को क्या कर दिया, त्याग दिया, एबेंडन कर दिया कि अब हमारा जीना जो है वो क्या है, मुश्किल है। क्योंकि अब मारवाड़ पर क्या पड़ गया है, अकाल पड़ गया है। अब धीरे धीरे यहाँ सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब जाम्बाजी जो है वाज इफेक्टेड फ्रॉम, जाम्बाजी जो है इस अकाल से क्या हुए, बहुत अत्यधिक दुखी हुए। और उनको दिन और रात उनको क्या नहीं हुई, नींद नहीं आई। दिन और रात जब उनको नींद नहीं आई तो उन्होंने लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए समाधान सोचना शुरू कर दिया। अब समाधान सोचना शुरू कर दिया तो जब उन्होंने समाधान सोचा तो उन्होंने क्या किया, 34 वर्ष की आयु के अंदर एक, मतलब कह सकते हैं कि 34 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने स्वप्न देखा। और उसके बाद 1485 के अंदर, 1485 ईस्वी के अंदर उन्होंने लोगों को क्या किया, उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि आप क्या करें, पेड़ हरे वृक्षों को ना काटें,
अत्यधिक पेड़ पौधे लगाएं, जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करें, उनका शिकार न करें। तो उन्होंने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 करते हुए हम कह सकते हैं कि मारवाड़ जो था वापस जो था उस अकाल से क्या हो गया, बाहर आ गया। अब जांबाजी ने जो थे उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की शिक्षा दी, और यही 29 नियमों को पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है, आज उसे हम क्या बोलते हैं, बिश्नोई, जो कि 20 + 9 से मिलकर बना है, 29 नियमों का पालन करने वाला। और इस 29 नियमों के अंदर हम कह सकते हैं सब कुछ था। पेड़ हरे वृक्षों को नहीं काटना, जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना, मदिरा पान नहीं करना, भोग विलास नहीं करना, जितने भी उनके जो थे वो सभी नीले वस्त्रों को धारण नहीं करना, ये सारे उनके 29 नियमों के अंदर विद्यमान थे। और जो व्यक्ति इन 29 नियमों की पालना करेगा वो क्या कहलाएगा, वो बिश्नोई कहलाएगा। तो धीरे 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 करते करते हम कह सकते हैं कि वापस मारवाड़ जो था वो क्या हो गया, हरे भरे वृक्षों से संपन्न हो गया। अब जब मारवाड़ जो था हरे वृक्षों से संपन्न हो गया, उसी समय जोधपुर के अंदर हम बात कर सकते हैं 1730 ईस्वी के अंदर महाराजा अभय सिंह जो थे वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। महाराजा अभय सिंह जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपने स्वयं के लिए क्या किया, स्वयं के लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। स्वयं के लिए महल बनाने का निश्चय किया तो उसके लिए उनको आवश्यकता थी बहुत सी लकड़ियों की। तो बहुत सी लकड़ियों की जब उनको आवश्यकता थी चूने भट्टियों के लिए, ईंधन के लिए, तो उन्होंने अपने दीवान को खेजड़ली गांव के अंदर भेजा। अब जब दीवान जो है खेजड़ली गांव के अंदर गया और उसने अपने व्यक्तियों को, अपने आदमियों को कहा कि यहाँ से हरे वृक्षों को काटना क्या करो, प्रारंभ करो। जैसे ही उन्होंने हरे वृक्षों को काटना प्रारंभ किया तभी यही सूचना कहाँ पहुँच जाती है, गांव की एक महिला जिसका नाम अमृता देवी होता है उसके पास ये खबर पहुंच जाती है। और वो अमृता देवी पेड़ों की रक्षा करने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर दीवान जो है पेड़ों को काट रहा था। और अमृता देवी के साथ उसकी 3 पुत्रियां भी जो है वो क्या है, वो वहां पहुंच गई। अब उन्होंने उनको समझाया कि वो यहाँ जो है इन हरे वृक्षों को ना काटें, परंतु दीवान ने जो है उनकी एक न सुनी। तो इसी कारण अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां जो थी वो क्या है, पेड़ों से लिपट गई। तो पेड़ों से जब वो लिपट गई तो दीवान ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इनको पेड़ों सहित क्या कर दो, काट दो। और जब उन तीनों पुत्रियों को और अमृता देवी को पेड़ों सहित काट दिया तो ये खबर जो है पूरे गांव के अंदर फैल गई और गांव से 363 लोग जो है वो उस स्थान पर आकर पेड़ों से चिपक गए। तो इस प्रकार दीवान के एक नासमझी के कारण वहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ और उस भीषण नरसंहार के अंदर 363 लोगों ने अपने प्राणों का क्या कर दिया, बलिदान दिया। पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब गांव के अंदर लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, लोग क्या हो गए, क्रोधित हो गए। जब अभय सिंह को इस बात का पता चला तो अभय सिंह स्वयं जो है वो क्या गया, उस खेजड़ली गांव के अंदर गया और उसने वहाँ के लोगों को समझाया। वहाँ गया, वहाँ जाकर उसने उस मामले की छानबीन की। छानबीन करने के बाद उसे ये पता चला कि हाँ, मेरे ही दीवान की जो थी गलती थी। और उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि आज के बाद उनके क्षेत्र में कोई भी जो है हरे वृक्षों को नहीं काटेगा और जंगली जीव जंतुओं का शिकार नहीं करेगा। और उनका जो धर्म है उनके धर्म का वो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे।
तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अभय सिंह ने कॉपर की एक प्लेट होती है, जो कॉपर की एक प्लेट होती है, उस प्लेट पर उसने उन 363 लोगों का वहाँ पर उनकी याद के अंदर एक कॉपर की प्लेट लगाई, ताकि याद रहे कि यहाँ पर मेरे द्वारा 363 लोग जो हैं वो मेरे हाथों से जो है वो मारे गए थे, और अब उन लोगों की स्मृति में यहाँ पर हम क्या कहेगा, एक स्मारक बनाया जाएगा। तो आज भी हम कह सकते हैं कि जोधपुर के अंदर जो खेजड़ली गांव है, वहाँ पर इन 363 शहीदों की याद में प्रति वर्ष क्या भरता है, एक मेला भरता है खेजड़ली के अंदर। लोग बड़े विश्वास के साथ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के उस धर्म के अंदर उनकी जो आस्था है उसका वो सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार जो था, बिश्नोइयों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हरे वृक्ष और जंगली जीव जंतुओं का शिकार होने से क्या किया, बचाया। तो ये हमें संदेश देते हैं कि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर्यावरण संतुलन रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो प्रकृति जो है वो क्या है, वो क्रोधित हो जाएगी। यदि वो क्रोधित हो गई तो प्राकृतिक आपदाएं आना निश्चित है। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके साथ मिलजुल कर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। थैंक यू।